हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज़ लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्दा और बात करते हैं आज की फेज सेकंड बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक कि फेज सेकंड के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स बार बार ये पूछते रहते हैं कि सर बताएं प्लीज़ कि एडमिट कार्ड्स कब आएँ। और ज़रूरी भी है, क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। लाइफ में क्यूरियोसिटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। बात करते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड की। सबसे पहले एक दो क्वेरीज जिनको सॉर्ट आउट किया जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली क्वेरी है कि भाई 16 जनवरी से बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक दोनों का फेज सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है और इसी दिन सेम डे कुछ एक कैंडिडेट्स का एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी और इसके आसपास 13 से लगा करके और 20 तारीख तक अदर एग्ज़ाम्स भी है। सबसे ज़्यादा जो सफलिंग कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बच्चों को, वो है एसएससी जीडी का 16 जनवरी को होने वाला एग्ज़ाम। राइट, दो चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगी। एक आपका सेंटर कहाँ है और दूसरा आपका फेज सेकंड की डेट क्या आई है बीएसएफ की। बीएसएफ की डेट 16, 17, 18 और आगे भी रह सकती है। 3 दिन तो चलेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये डेट कहीं आपस में कोलैप्स नहीं हो, पहली चीज़। दूसरा, चूज क्या करना है। यदि आपको लगता है कि भाई मेरी हाइट, चेस्ट, वेट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों, हाइट, चेस्ट, वेट। ठीक है, आप एसएससी जीडी में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट नहीं ले लेंगे, वहाँ पे भी आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, सब कुछ वही होगा। एसएससी जीडी से भी तो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में सोल्जर बनते हैं और यहाँ पे भी आप क्या है, हेड कांस्टेबल है, बस थोड़ा सा ग्रेड अप है। बट जॉइनिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, समानताएं बहुत ज़्यादा है। इसलिए यदि आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो वहाँ भी प्रॉब्लम होगी, मान के चलिए। लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट होने की संभावनाएं मैक्सिमम है क्योंकि बच्चे बहुत कम बच्चे हैं कैंडिडेट्स। इसलिए कुछ एक तो को कट ऑफ के क्राइटेरिया में मुश्किल से आ पाए हैं, इसलिए 10,000 भी कैंडिडेट पास नहीं हो पाए फाइनली। और अब फेज सेकंड की बात करते हैं सबसे पहले। तो फेज सेकंड में आपका पीईटी, पीएसटी और आपका डीटी डिक्टेशन टेस्ट केवल रेडियो ऑपरेटर के लिए। अब आप फिज़िकली फिट अपने आप को मान रहे हैं, हाइट, चेस्ट, वेट के अकॉर्डिंग आप रनिंग कर ले रहे हैं ठीक से, आपका सब कुछ ठीक ठीक है। स्कोर कुछ भी हो, स्कोर रिटन एग्ज़ाम का कुछ भी हो, उस पर मत जाइए कि आपका स्कोर क्या बना है। आपके रोल नंबर आ गए ना कि आप फेज़ फर्स्ट में पास हो गए हैं, बस इतना बहुत सफिशेंट है। आपके रोल नंबर आ गए, आप फेज़ फर्स्ट में पास हो गए, इतना सफिशेंट है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका फेज़ सेकंड के लिए प्रिपरेशन कैसा है। फेज़ सेकंड के लिए प्रिपरेशन फिज़िकल का और चलो डिक्टेशन टेस्ट को भी छोड़ दो, ओनली फिज़िकल की बात कर रहा हूँ। फिज़िकल का प्रिपरेशन आपका शानदार है। आप हाइट, वेट एंड चेस्ट में अपने आप को फिट मानते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे सीधा बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक, जिस किसी भी एंट्री के लिए आप जा रहे हैं चले जाओ। सोचना नहीं है, इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। इससे बड़ा मौका आपको एसएससी जीडी नहीं देगा। हालांकि वैकेंसी अच्छी है लेकिन इससे बड़ा मौका नहीं देगा वो आपको, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात मैं कर रहा था भाई, कुछ एक चैनल्स जो है वो आपको पिछले साल मतलब 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका 2021 में जा कर के लगभग उसका हुआ था फिज़िकल। तो दोस्तों उस टाइम फिज़िकल के कुछ बच्चे रिव्यूज़ दे रहे हैं चैनल्स पे, उनसे आपको कंपेयर नहीं करना है इस फिज़िकल को जो आपका 16 से होने जा रहा है। जो फेज सेकंड 16 से होने जा रहा है उसको पिछले से कंपेयर बिल्कुल नहीं करें। वो परिस्थितियाँ बहुत डिफरेंट थी, वो कोविड की सिचुएशन थी, कोविड का पीक था उस टाइम। उसके लिए सारे पैरामीटर्स डिफेंस फोर्सेस ने, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली बॉडीज़ है, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस की हो,
चाहे वो सिविल सर्विसेज की, उन्होंने बहुत पैरामीटर चेंज किए थे, उन पे नहीं जाओ आप, उन पे बिल्कुल नहीं जाना, उनसे कंपेयर नहीं करें। आपको करना वही जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स। बीएसएफ की बात करते हैं नेचर की, तो डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, बहुत अच्छे से तैयार कर ले भाई, डॉक्यूमेंट के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट होता है बीएसएफ। नंबर 2, हाइट, चेस्ट। हाइट और चेस्ट में आपको बीएसएफ बख्शने वाला नहीं है। हाँ, चले जाइए, 1-2 सेंटीमीटर किसी का कम ज़्यादा है तो चले जाइए, वो आपके लक पे डिपेंड करेगा वहाँ पे कि होने वाला क्या है। वेट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है दोस्तों, वेट आपका 5 किलो ज़्यादा है, 5 किलो कम है, डजेंट मैटर, चले जाइए। 7 किलो ज़्यादा हो रहा है, 7 किलो कम हो रहा है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनमें बच्चों को नहीं निकालता, बहुत कम बच्चों को निकालता है। बाकी बीएसएफ का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, वहाँ पे रनिंग वगैरह में आपको पूरे 6.5 मिनट देंगे, बॉयज़ की बात करें तो, और गर्ल्स को पूरा 800 मीटर की रनिंग के लिए पूरा 4 मिनट देंगे, ऊपर 5 या 10 सेकंड दे सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि क्या होने वाला है, होने वाला कुछ नहीं है। आप लोग हैं सभी के मन में कोई ना कोई डर होगा। आप एक जैसे ही समूह के लोग वहाँ पे जाएंगे, आप में से कोई सेलेक्ट होगा, जिसने कॉन्फिडेंस दिखाया वो सेलेक्ट हो जाएगा, जिसका कॉन्फिडेंस डाउन रहा वो हो सकता है कि बाहर हो जाए। तो आपको जो डेट्स कोलैप्स हो रही है अलग अलग एग्ज़ाम्स की, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बस सीधा चले जाना है कॉन्फिडेंस के साथ में, कलेजा हाथ में लेके। अच्छा, और समस्या आ रही भाई, एनवलप, ये लो, बहुत बड़ी समस्या आ रही है लिफाफे की, ठीक है। अरे भाई ऐसा क्या हो गया, आपके घर पे लेटर नहीं आता? कभी आपने आपके घर पे लेटर आया हुआ नहीं देखा? यदि नहीं देखा तो भाई ये तो फिर क्या ही देखा होगा आपने। बीएसएफ आपको एक लेटर भेजना चाहता है, किसी भी संदर्भ में आपके घर पे बीएसएफ लेटर भेजना चाहता है। जब आप किसी को लेटर भेजते हैं तो क्या करते हैं, एक लेटर खरीदते हैं, उस पर 2 लिख करके किसी का एड्रेस लिखते हैं जिसको लेटर भेजोगे, और इधर कहीं पे आप कुछ सर्टेन रुपीज़ के, जैसे 20 रुपये के, 25 रुपये के डाक टिकट चिपका देते हैं, और ये लेटर बन गया। इसके अंदर आप कुछ लिखेंगे, डालेंगे, चिपका देंगे और भेज देंगे, तो ये अगले के इस एड्रेस पे, इस पते पे चला जाएगा लेटर। समझ रहे हैं बात को? तो बीएसएफ यदि आपके घर लेटर भेजना चाहे तो वो क्या करेगा, वो आपसे एक लिफाफा लेगा कि भाई एक लिफाफा एनवेलप दो जिस पे आपका एड्रेस लिखा हुआ हो, वो भी कैपिटल ब्लॉक लेटर्स का मतलब है कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर काम में नहीं लेने। और आपके आगे जगह नहीं है तो पीछे चिपका दो, इसके दूसरे वाली साइड में डाक टिकट चिपका दो 27 रुपये के, ठीक है। और करना क्या है, इसको चिपकाना नहीं है, इसको खुला ही छोड़ना है। और ऐसे 2 एनवलप्स लेने हैं जिनकी साइज़ होनी चाहिए 25x12 सेंटीमीटर। ये रोज़गार सेंटर जो होते हैं जहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हो, वहाँ से लिफाफा मिलता है, किताबों की दुकान पे लिफाफा मिलता है, एनवेलॉप, ये ख़रीद लीजिए। पोस्ट ऑफिस से 27 रुपये के स्टाम्प खरीदो, स्टाम्प मतलब टिकट्स, डाक टिकट खरीदो और इन पे चिपका लो। सिंपल सा फंडा है। एनवेलप को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई है, बड़ी अजीब बात है भाई, ऐसी कौन सी दुनिया में रहते हैं कि हमें एनवेलप का ही पता नहीं है। 2 एनवेलप सिंपल सी, इनको खाली छोड़ना है, चिपकाना नहीं है, ऐसे ही ले जाना है, क्योंकि बीएसएफ आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बीएसएफ आपसे लेटर का आदान प्रदान करना चाह रहा है, आपके घर लेटर भेजना चाहता है बीएसएफ, इसलिए वो लिफाफा आपसे लेना चाहता है। सिंपल सी बात है। चौथी सबसे बड़ी क्यूरी जो मेरे सामने निकल करके आई थी वो थी भाई EWS, और सर्टिफिकेट्स जो मांगे हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स, उनमें कौन सा डिजिटल होना चाहिए और कौन सा डिजिटल नहीं हो तो भी चलेगा। देखो भाई बिल्कुल क्लियर बात बता देता हूँ, यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, चाहे वो SC का है, ST का है, चाहे OBC का है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका डिजिटल होना चाहिए। पहली बात, डोमिसाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका डिजिटल होना चाहिए। EWS चाहे हाथ से लिखा हुआ है, चाहे कंप्यूटर से बना हुआ है, चाहे डिजिटल है, चाहे नहीं है,
वो उस साल का होना चाहिए। साल कौन सा? फाइनेंशियल ईयर का होता है 2022-23 का होना चाहिए बस। किस डेट का है, कब का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये अप्रैल से लगाकर 1 अप्रैल से लगाकर और 31 मार्च तक वैलिड होता है। ठीक है, तो किसी का जनवरी में ख़त्म हो गया क्या, ऐसा हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है। ख़त्म हो गया और नया बन रहा तो बनवा लीजिए, और नहीं हुआ तो ये 2022-23 उस पर वर्ष लिखा हुआ होता है, वर्ष 2022-23, ईयर 2020-23। अब वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, कैसे वो सब चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी बना हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस डिजिटल होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगभग इंग्लिश में ही बनता है, जो कि सेंटर का वैलिड होगा, स्टेट का वैलिड नहीं होगा। ओबीसी वाले जो है आरओ के लिए जा रहे हैं, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट का कोई रोल नहीं है। हालांकि आपने फॉर्म भरते समय उसमें ओबीसी लिखा था, इसलिए वो डिमांड करें तो आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए आपके पास स्टेट या सेंटर का जो भी बना हुआ है पहले से वो ले जाएं। रिन्यू करा के नया बनाना चाहिए तो नया बनवा लो, टाइम पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कॉल अप लेटर की, कि भाई कॉल अप लेटर कब आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट विषय पे आ जाते हैं, कॉल लेटर कब आएगा। कॉल लेटर अपना सेकंड वीक, मैंने बात की हेडक्वार्टर में तो उन्होंने बताया, पहले तो मना कर दिया, फिर बताया कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी में हम रिलीज़ करेंगे। ध्यान से सुनना, सेकंड वीक ऑफ जनवरी। सेकंड वीक ऑफ जनवरी का यदि हम माने तो भाई 7 से लगा करके और आपका लगभग 13 तारीख तक कभी भी आ सकता है। फिर भी मैंने उनको इंसिस्ट किया कि सर एक अप्रोक्सीमेट डेट बताएं, तो उन्होंने मुझे अप्रोक्सीमेट डेट बताई कि लगभग 10 तारीख को, 10 जनवरी को, लगभग 10 जनवरी को हम लोग जो है वो एडमिट कार्ड रिलीज़ कर सकते हैं। गारंटीड नहीं है, बट उनका मानना है कि 10 जनवरी को हम एडमिट कार्ड रिलीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके एडमिट कार्ड्स 10 जनवरी के आसपास, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कभी भी आ सकते हैं, लेकिन 10 जनवरी से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, और 10 जनवरी के आसपास आपका एडमिट कार्ड डेफिनेटली आ जाना है। उस एडमिट कार्ड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए होंगे, सारे क्लियर कर दूंगा एक बार एडमिट कार्ड आपका अपलोड कर दिया जाए, उसके बाद की बात है। फिर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अभी आपको होते हैं, तो ऐसे में मेरे पास मैंने एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं मेरे से। मैंने इसको अभी तक तो बंद कर रखा है, बंद इन द सेंस कि मैसेज का कम्युनिकेशन मैंने बंद कर रखा है, केवल मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ, कैंडिडेट्स नहीं भेज सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कोलाप्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा फालतू की बातें हो रही, तो मैंने बंद कर दिया। और जो कोई भी इन्फॉर्मेशन जब ज़रूरी होगी तो मैं उसे टाइम टू टाइम ऑन किया करूँगा। आप लोग ज़रूरी बातें करें आपस में, एक दूसरे के लोकेलिटी का पता करें कि कौन कौन कहाँ से बिलोंग करता है, तो ग्रुप बना के जा सकते हैं, वहाँ पे इससे हेल्प मिलती है आप लोगों को, उसके लिए मैंने ये बनाया है। और कम्युनिटी गाइडलाइन का फॉलो करते रहें भाई। और कोई समस्या आपकी आती है किसी प्रकार की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, कॉल नहीं करें प्लीज़। मैं बहुत ही मेरे शेड्यूल में बिज़ी हूँ, फिर भी कैसे तैसे टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑफलाइन अकेडमी चलता है सीकर में, राइट। उस अकेडमी के पूरे दिन के अकेडमिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता है, मेरे बाहर के टूर्स भी होते हैं, वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो मैं आपको प्रॉपर जितना टाइम मेरी तरफ से बनता है वो दे पा रहा हूँ। और मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैं सारे वीडियोस आपको लैपटॉप से ही शेयर कर रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, ओनली कॉल नहीं करें प्लीज़। व्हाट्सएप पे मैं कन्वे कर दूंगा, वॉइस मैसेज से कन्वे कर दूंगा, कैसे भी कन्वे कर दूंगा, बट केवल मैसेज ही करें, कॉल नहीं करें, राइट। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपका कोई नुकसान हो जाए। मैं इस फील्ड में काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि भाई देखो सरकारी नौकरी जो है वो किस्मत में लिखी हुई भी होनी चाहिए, ये मैंने कहा था पिछले वीडियो में। तो किसी को ये लगे कि भाई वहाँ पे बैठ के भाषण कर रहा है, बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने भी मेहनत करी है, स्ट्रगल किया है, और कमीशन से आर्मी में मैंने एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया, राइट। और उसके बाद में मैंने उसको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years माई सर्विस मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद मैंने मेरा अकेडमी कर लिया, राइट।
तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग बड़ी डेप्थ में जा कर के फिर उनका पता करके, और ऑलरेडी हमें जानकारी है इस फील्ड की, इसलिए हम लोग बताते हैं। फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सटीक हो सकता है कई बार 1% कोई चीज़ गलत हो जाए, तो उसे आप लोग बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, हम आपके साथ तैयार हैं। बिल्कुल बने रहिए मेरे चैनल से, और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो बताते रहिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस।